जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी यूनिट 5 जो कि हिंदी कविता विधा से संबंधित यूनिट है, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हम यहाँ पे देखिए कि आगे की जो रचनाएं हैं हमारी जो पाठ्यक्रम में लगी हैं, चाहे वो कलगी बाजरे की हो या यह दीप अकेला, उन पे हमने चर्चा किया। आज जो बात करने वाले हैं ये उनके द्वारा रचित रचना है हरी घास पर छड़बर। ये रचना जो है एक अपने आप में काव्य संग्रह इसी नाम से इनके द्वारा सन 1949 में आया हुआ है और 1949 में ही उसी काव्य संग्रह में अगर आप देखें तो इनका एक हरी घास पर छड़बर नाम से कविता भी है। अब तक तो आप अज्ञे जी की प्रयोगधर्मिता से परिचित हो चुके होंगे कि कैसे वो अपने अलग अलग कविताओं के माध्यम से अलग अलग विषय वस्तु को उठाते हैं, नवीन प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें पारंपरिक उपमान जो है समय के साथ वो कहते हैं कि उसको पीछे छोड़ो और नवीन प्रतिमानों की तरफ रुख करो। यहाँ पे वो शहरी जीवन के संदर्भ में हरी घास पर छड़भर के बारे में कि आपके पास आसपास अगर आपने देखा, यदि आपने गांव के जीवन में जो ग्रामीण परिवेश में है थोड़ा सा भी जीवन व्यतीत किया हो, तो जो हरियाली होता है, जो छांव होता है, जो प्रकृति का साहचर्य वहां पे होता है, उसकी क्या महत्ता है, वो प्रकृति को समझाने की कोशिश ये शहरी जीवन में करते हैं। इसके माध्यम से ये कविता जो कि नगर जीवन, नगर सभ्यता की जो सारी कृत्रिमता है, यानी आप जब शहर के जीवन में प्रवेश करते हैं और आपने कभी ग्रामीण परिवेश में अपने जीवन को व्यतीत किया हो, तो बहुत चीजें हैं आप वहाँ की याद करते हैं। वहाँ की हरियाली है, गांव की वो सौंदर्य है, वो सारी छटा जो बिखरी रहती थी वहाँ, वो शायद आपको शहर के परिवेश में ना मिलती हो। तो यहाँ पे अज्ञे जी भी बिल्कुल वही कहते हैं कि यह कविता नगर सभ्यता की सारी जो कृत्रिमता है, कृत्रिमता यानी सब कुछ आर्टिफिशियल आपको दिखता है। वहाँ पे अगर आप घास पे भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो हरी घास को उन्होंने बिछा रखा है वो भी अपने आप में कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, वो वास्तविक रूप में नहीं है जिस तरीके से आपको गांव में हरा भरा वो मिलेगा। तो यह कविता नगर सभ्यता यानी नागर सभ्यता की सारी कृत्रिमता को त्याग कर क्षण भर के लिए आपको प्रकृतिस्थ हो जाने की आह्वान करता है। क्योंकि आज के आपाधापी जीवन में या जब भी उन्होंने देखा होगा, जब इन्होंने ये लेखन सन 1949 की बात है, जब ये लेखन में इन्होंने अपने उसमें लेखनी में इस चीज को चलाया होगा, तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि बहुत आगे प्रयोगधर्मी कवि बहुत आगे आ चुके हैं। वो शहरी जीवन को भी देख रहे हैं, अपने आसपास की किस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं और लोग अपने आप को उस आपाधापी जीवन में कहाँ पे एकांत पाते हैं, कहीं एकांत नहीं पाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब आप इस तरीके से जीवन में अपने आप की इतनी व्यस्तता हो तो प्रकृतिस्थ का आह्वान यानी प्रकृति के थोड़ा समीप जाओ, प्रकृति की गोद में जाके बैठो और महसूस करो। तो जनवादी युग में जो व्यक्ति स्वतंत्र है उस पर भी आगे के लिए यानी अपनी खुद की स्वतंत्रता भी लोगों के लिए जरूरी है। अज्ञे जी के बारे में हमने एक बात कही थी, वो बहुत ही शांत और अकेला रहना पसंद करते थे। आपने कहीं ना कहीं ये शेखर एक जीवनी में जो कहा जाता है कि शेखर तो अलग चीज है, लेकिन हर एक लेखक कहीं ना कहीं उसके लेखकीय गुण में आप देखें वो स्वयं विद्यमान होता है। तो बहुत ज्यादा लोगों के बीच में रहना और इस तरीके से पसंद नहीं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हमारा खुद का एक विशेष अपना स्थान होना चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, अपनी खुद की चेतना होनी चाहिए, हमें प्रकृति के नजदीक उसके सहचर में बैठना चाहिए और चीजों को महसूस करना चाहिए। वही चीज हरी घास पर क्षणभर इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो आप बिल्कुल अपने आप को ना व्यस्तता में पाते हो, तो सारी बेचैनी आपकी, सारी सरोकार, सामाजिकता सब कुछ भुलाकर एक बार तुम असीम प्रकृति के गोद में जाके वही निश्चल मुस्कान के साथ बैठो, फिर एहसास करो। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि इस तरीके से अगर ये कहते हैं तब तो ये वही हो गया ना, ले चल बुलावा नाविक मेरे धीरे धीरे करके एक कविता है जिसमें लोग कहते हैं कि नहीं, ये भी जो है पलायनवाद के बारे में इस तरीके से बात की जा रही है कि वो जो कवि है वो पलायनवाद की बात जो है कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इनमें ये आरोप लगा कि ये स्खलन और पलायनवाद की बात कर रहे हैं चीजों को लेकर, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इस कविता के माध्यम से इन्होंने यही बोला है कि अपने लिए समय निकालो, प्रकृति के गोद में जाके बैठो और वो जो आपको शांत भावना, जो शांत चित्त वातावरण मिलेगा वो आपको जितना आह्लादित करेगा उतना आपको कोई भी जीवन में और भी सुख सुविधाएं, जो भौतिक सुख सुविधाएं वो नहीं कर सकती। तो हरी घास क्षण पर जो है, इसमें जो हरी घास है वो आधुनिकतम मानव मन की भावना का प्रतीक है कि मानव मन जो है इस समय जो हरी घास है, जो मानव का मन है एक हरी घास के समान है, आधुनिक मानव का मन एक हरी घास के समान है। उसको भी तो जिंदगी में अपने एक स्पेस मिलना चाहिए, वो भी इस जो हापाधापी की जो भाग दौड़ की जिंदगी, इससे भी बाहर मन के अपने बाहर निकल के अपने मन को झांके। तो इस पे क्षण भर जोर दिया गया कि थोड़ा ही समय अपने लिए निकालो, जरूर निकालो। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि जैसे कुछ काव्य पंक्तियां इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गड्डम गड्ड अकुलाहट और न माने उसे पलायन, क्षण भर देख सके आकाश धरा दुर्वा मेघाली, पौधे लदा डोलती
फूल झरे पत्ते तितली भुनगे, भुनगी पर पूछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, और न सहसा चोर कह उठे मन में, प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जन्मादि है। तो इन्होंने साफ साफ ये भी कह दिया कि ऐसा लोग हमको कह सकते हैं कि हम अस्खलित हैं, लेकिन क्या ये किसी मानो कि ये व्यक्ति की, अगर वो अपने व्यक्ति स्वातंत्र की बात करता है, उसकी चेतनता की बात करता है, क्या उसमें उसकी कोई भी कमी है? वो अगर प्रकृति के एक तरीके से साहचर्य में अपने जीवन को क्षण भर के लिए व्यतीत करना चाहता है, अपने को अपने आप से मिलाने की बात करता है, तो क्या उसमें उसकी कोई गलती है? तो कहते हैं कि जो इतना ये आप जो शहरी जीवन की बात करें, इसी में इतना ज्यादा आपाधापी है, और इतनी नगरी, ये जो नगर का बेचैनी है, इतनी अकुलाहट है, मन को कहीं शांति नहीं है। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि हम उस मन की शांति की तलाश जो है हरी घास पर चढ़ कर, भारी घास पर क्षण भर बैठकर उस अकुलाहट से, उस बेचैनी से बाहर आना चाहते हैं और प्रकृतिस्थ हो जाना चाहते हैं, अपने आप को जो हम स्वयं हैं उससे मतलब कि मिलना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे भी हो सकता है कि जैसे नहीं कहते कि इस लौकिक जगत में आने के बाद हम बिल्कुल जो हमारा स्वयं का अस्तित्व है वो इस तरीके से यहाँ पे विलीन कर देते हैं कि जो हम वास्तव में हैं वो चीज़ों को पहचान नहीं पाते। जैसे आपने भक्ति काल में बहुत ज़्यादा ये चीज़ पढ़ना होगा कि अहम, जैसे सब कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, या हमको जो लौकिक है हमको पारलौकिक में सत्ता में विलीन होना है, या आपने ये चीज़ जैसी कि उसमें देखेंगे कि किस तरीके से शारीरिक अशारीरिक की बातों की जाती है, तो वो सब चीज़ें अलग हो जाती है। लेकिन ये जो समय है 1949 का दौर है, और ये जो जीवन है शहरी जीवन से, उससे बाहर निकलकर सुख शांति की बात जो है हरी घास पर क्षण भर जो कविता इसके माध्यम से यहाँ पे करती है। कुछ नए नहीं है, लेकिन हाँ आपको इसी के साथ जो है अपने जीवन को जोड़ के देखना है, तो कविता समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम कविता का वाचन करते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बहुत कठिन लगे। आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का तो यह समय नहीं, और घास तो अधुनातन मानो मन की भावना की तरह सदा बिछी है हरी न्योती, कोई आकर रो दे। देखिए यहाँ पे जो आधुनिक युग के दौर में अगर देखें तो आगे एक ऐसे कवि के रूप में हमारे समक्ष आते हैं जो प्रकृति के मर्म को समझते हैं। वो प्रकृति के साथ कहते हैं कि प्रेम का सच्चा सहचर्य स्थापित करो, नगर के कोलाहल से दूर आओ। तो इन्होंने इन पंक्तियों में इस चीज को व्यक्त किया है। अपनी प्रेमाभिव्यक्ति के लिए अपनी प्रेयसी से वो कहते हैं कि इस शहरी जीवन से जो है एक आपाधापी का जीवन है, दौड़ भाग का जीवन है, जहाँ पे प्रकृति हमें अपने समीप नजर नहीं आता। वो अपनी प्रेयसी से कहते आओ बैठो इसी ढाल की हरी घास पर। यानी यहाँ पे आधुनिकतम मानव में जो परिवर्तन देखने को शहरी जीवन में मिल रहा, जहाँ पे हरी बिछली घास, आपने इनकी कलगी बाजरे की भी पढ़ा, तो उसमें भी वो अपनी जो नायिका यानी अपनी जो प्रेयसी है उसकी प्रेमाभिव्यक्ति के लिए कलगी बाजरे, हरी घास, इन सब चीजों के प्रतिमानों का जो है एक तरीके से प्रतीकात्मक तौर पे प्रयोग करते हैं। यानी जो पुराने उपमान है उनको कहते हैं कि वो मैले हो गए हैं, हम क्यों ना सौंदर्य का बखान हम उस तरीके से करें जो हमारी प्रकृति जो सबसे नजदीक है। तो कृत्रिमता से मुक्त सहज जीवन के आकांक्षी हैं, इसीलिए वो अपनी प्रेयसी से कहते हैं कि कहीं पे बैठे हैं और उसी ढाल की हरी घास पर कहते हैं कि देखो अभी तो यहाँ पे यानी शहरी जीवन में आप देखते हैं माली चौकीदार ये सब लगे होते हैं, तो कहते हैं उनका समय नहीं है, आओ यहाँ पर हम साथ में बैठते हैं। और जो ये बिछा हुआ हरा घास है ये तो लोगों को खुद निमंत्रित करता है कि कोई आके बैठे वहां उसे रो दे। फिर आगे वो कहते हैं कि आओ बैठो तनिक और सट कर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस नहीं दरारे सब शिष्ट जीवन की। तो एक होता नहीं कि जिससे स्नेह कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे बीच इतना ही रहना चाहिए व्यवधान, मतलब स्नेह भर हमारे बीच जो हमारा स्नेह है वो बना रहना चाहिए, और नहीं दरारे, उस तरीके से दरारे मत दिखाओ जैसे सब शिष्ट जीवन में लोग दरारे दिखाते हैं। चाहे बोलो, चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकृतस्थ तनोमत, कटी छटी उस बाण सरीखी, नमो खुल खिलो सहज मिलो, अंतः स्मित अंतः सैयत हरी घास। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, हो प्रकृतस्थ तनोमत कटी छटी। यानी वो कह रहे हैं अपनी प्रेयसी से कि चाहे बोलो, चाहे तुम धीरे धीरे बोलो, चाहे स्वगत सुनाओ या ना भी सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम चुप ही रहो। लेकिन यहाँ पे कभी कह रहे हैं अपने काव्य चित्रण में कि प्रकृतस्थ बनो, जो भी हो बिल्कुल कट के नहीं रहना है तुमको, जितना भी बनना है प्रकृतस्थ रहना है। प्रकृति क्षेत्र में ये नहीं कि तुम लोगों से बिल्कुल कट छट के रहो, वो चीजें जो है कभी को बिल्कुल सहज नहीं मालूम पड़ता है। वो कहते हैं कि जैसा भी है तुम अपने आप को देखो कि तुम क्या हो, तुम उसके समीप रहो।
बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा कि जो बगीचा होता है, बाड़ा लगा दिया जाता है काट-छाँट के, यानी शहरी जीवन में आप देखिए ना कि प्रकृति को भी वो अपने ही अनुरूप ढालते हैं। ये नहीं कि जैसे ग्रामीण परिवेश में देखा है कि कहीं पे भी कुकुरमुत्ता निकला हुआ दिख रहा, कहीं पे भी घास है। बिल्कुल सब नैसर्गिक सौंदर्य वहाँ पे जो विद्यमान होता है, वो तो आपको कहीं से भी कहीं शहरी जीवन में नहीं दिखता, चाहे वो लॉन आपको बड़े-बड़े शहरी जीवन में जो बड़े-बड़े बिल्डिंग है, उसके नीचे लॉन दिखते हों। तो कहते हैं कि तुम इस तरीके से नहीं रहो। जैसे कभी-कभी अपने मानव जीवन में देखा होगा कि कहते हैं ना कि गाँव के लोग बहुत ही नेचुरल टाइप के होते हैं। तो वो चीज़ें वो अपनी प्रेयसी से भी कहते हैं तुम कटी-छटी उस बाण के तरीके से मत रहो, खुल के खिलो, सहज मिलो, तुम्हारे अंतः चीज़ों पे यानी जो चेहरा है उसपे मुस्कान रहे। और वो मुस्कुरान कैसे हो कि कभी आपने जो है सुबह की मॉर्निंग वॉक के समय अगर आपने ग्रामीण परिवेश में देखा होगा, वो शीत लगता है, वो घास लहलाती, वो जो सौंदर्य वो कांति है, तुम उस तरीके से रहो। क्षण भर भुला सके हम नगर की बेचैन बुदकती गड्डम गड्ड अकुलाहट और न माने उसे पलायन। क्षण भर देख सके आकाश धरा ध्रुवा मेघाली, पौधे लदा डोलती फूल झरे पत्ते तितली भुन गए। वो कहते हैं कि देखिए जीवन में क्या होता है कि जब हम शहरी जीवन में रहते हैं तो कभी-कभी लगता है कितना चारों तरफ आपको कहीं से कहीं प्रकृति जल्दी नजर नहीं आती। तो वो कहते हैं कि इस नगर की बेचैनी गड्डम गड्डा गुलाहट, क्योंकि आप चारों तरफ आपको शोर सुनाई देगा, कुछ मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं बहुत शांत जगह पे हैं। तो प्रकृति वही कह रहा है कि कुछ समय के लिए हम अपने आप को एकांत में करें, इसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि हमने पलायन कर लिया। पलायन एक तरीके से ये भी है, हमने पहले भी बात किया है कि छायावाद वगैरह में देखते हैं, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इस तरीके से हमारा जो है हिंदी साहित्य में जो जिस तरीके से वो बढ़ता जाता है समय, तो उसमें पलायनवादी धारणा भी आती है कि कई लेखक हैं जो पलायनवाद की तरफ उन्मुख हुए। तो इन्होंने कहा कि एक मुझ पे ये ना हो कि हम बिल्कुल एकांत रहना चाहते हैं या कभी जो है आकाश, खुले आकाश को मेघाली पौधे लता जो है झड़ते फूल तितली भुनको इनको वो देखना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम चीज़ों से लोगों से अलग हो रहे हैं या पलायन कर रहे हैं। फुनगी पर पूँछ उठाकर इतराती, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने वो प्रकृति परिवेश में उन पशु पक्षियों का भी बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा वर्णन किया है जो वो देख रहे हैं, अपनों आँखों देखा कि किस तरीके से उनके हाव-भाव है, उन प्रकृति के जो भी जितने भी चितेरे हैं उनको अपने कैनवास पे उतारना चाहते हैं। तो क्षण भर कहते हैं कि हम देख सकें वो आकाश को, धरा को, पृथ्वी को, उन लताओं को, फुनगी पर पूँछ उठाकर जो इतराती छोटी-सी चिड़िया मैं उसको देख पाऊँ और सहसा चोर कह उठे मन में। तो ऐसे ही वो ये लिखते हैं कि ऐसा ना हो कि सहसा अचानक उनके मन का जो चोर कह उठता है कि प्रकृतिवाद है स्खलन, क्योंकि युग जन्मवादी है। यानी ये जो समय है जन्मवाद का है, और एक तरफ कहीं ये हम पे पलायन का आरोप ना लगा दे और कहीं ये ना कह दे कि जो नेचुरलिज्म है, प्रकृतिवाद है, वो अस्खलन है और कुछ नहीं। वो आगे कहते हैं कि क्षण भर हम ना रहे, रहकर भी सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में। आपने इनका असाध्य वीड़ा पढ़ा होगा गेजी का। कैसे वो कहते हैं कि साधक को साधना में लीन होना पड़ता है, तभी साध्य की यानी अपने अभीष्ट की प्राप्ति होती है। बिल्कुल ही जीवन में भी क्षण भर के लिए ऐसा कभी-कभी आपको महसूस होना चाहिए कि हम रहे तो शारीरिक रूप पे भले ही उपस्थित है, लेकिन हमारा तन मन सब एकाकार उस बिल्कुल झंकृत जो असाध्य बीड़ा था उसकी तारों के साथ एक लय में जो है अपने आप को खो दे। सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में हम इतना आपाधापी के जीवन में अपने आप को नहीं सुन पाते। तो वही कह रहे कि क्षण भर रुकिए और अपने अपने अंदर के जो सन्नाटा है उसको पहचानिए, उसको सुनिए। कभी किसी दूर सागर की लोल लहर को देखा है जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिरन है। यानी क्योंकि यहाँ पे जो लेखक है उनकी प्रेयसी है, वो बिल्कुल ढाल पे बैठे हैं और बिल्कुल एकांत में वो कह रहे हैं कि हम क्या हैं, किसी दूर सागर की लोल लहर की जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी बस सिहरन है। जैसे सीपी सदा सुना करता है लोल लहरियों की आवाजों को, वैसे ही क्षण भर लय हो, मैं भी तुम भी। वो अपने आप को स्वयं से कहते हैं कि क्षण भर के लिए हम अपने आप को इसमें जो है तन्मयता के साथ लीन कर लें, अपनी प्रेयसी से भी कहते हैं। और कहते हैं ना सिमटे सोच कि हम ना अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माने, क्षण भर अनायास हम याद करें तिरती नाव नदी में। तो कहते हैं कि जब एकांत आप कभी भी ऐसे देखिए समुद्र के किनारे या कहीं पे भी बैठे हो बहुत ही शांत मन से, आप प्रकृति के नजदीक होते हैं, उन चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं।
ये भी कहते हैं क्यों ना मतलब अनायास इन क्षण भर याद करें वो जो नदी नदी में नाव तैरता रहता है, या कभी कभी धूल भरे पथ पर धूल से भरा हो रास्ता, उस पर आषाढ़ की भवक जो है, पानी आप देखते हैं जैसे वर्षा होती है तो भवक जो उसका है, कभी झील में जब साथ में तैरे हो, कभी हंसी अकारण बड़े महावट की छाया में बैठ के अकारण ही हंसी आ रहा हो, वदन धाम से लाल, कभी हमारा जो शरीर है वो लाल हो, श्वेत पसीने से जमी अलग अलग लट जो है, और चीड़ो कवन दुलकी चलते दो घोड़े, गीली हवा नदी की, फूले नतने भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर ग्रंथित अंगुलियां बासे का मधु, डाकिए के पैरों की चाप। तो इन्होंने देखिए लेखक ने कई बिंब प्रस्तुत कर दिए हैं उतनी ही देर में, कि आप अकारण कभी भी चल रहे हो, आषाढ़ का आपको भवक जो है, वर्षा ऋतु के वो बूंदे, या झील में साथ तैरना, या कभी पसीने से आप लथपथ है, महावट की छाया में अकारण ही हंस रहे हैं, कभी घोड़े की आवाज, कभी सीटी स्टीमर की आवाज, कभी डाकिए की आवाज। क्या कभी ये बैठ के अपने आप को क्षण भर इतनी आपाधापी जीवन से क्या बाहर आए हैं? अधजानी बबुल की धूल मिली सी गंध, कभी झरा रेशम जो सिरिस का, कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे जो सूर्य डूबता है धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी घुघरू, संथाली झूमर का लंबा कसक भरा आलाप। संथाली यहाँ पे जाति जो है, बोडो संथाली मैथिली, आपने इनके बारे में सुना होगा, तो उनके बारे में भी यहाँ पे जो है प्रयोग किया गया है। कभी रेल की जो आह की तरह धीरे धीरे खींचना, लहरें, आंधी पानी, नदी किनारे की रेती पर जो बित्ते भर की छाह झाड़ की, अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनकों का समूह, लो मौन। इतनी चीजों को याद करके, प्रकृति के साहचर्य में जो भी चीजें नेचुरल होती हैं उनको याद करके, प्रकृति कहता है कि जो अगे जी कहते हैं कि याद कर सके अनायास और ना माने हम अतीत के शरणार्थी। इसका ये तो मतलब नहीं कि हम अपने उन मनोरम दृश्यों को, स्मृतियों के आधार पे उन चीजों को एक बार याद करें, इसका मतलब हम एक तरीके से अतीत के शरणार्थी हैं, अतीत के अपने शरण में गए। स्मरण हमारे जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन है। स्मरण क्या है? चीजों को हम स्मृतियों में, अपनी पुरानी याददाश्त में चीजों को लाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य होते हैं मनोरम, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अनुभव को ही प्रत्यावलोकित करता है, दिखाता है। हमें ना हीन बनावे प्रत्याभिमुख होने के पाप बोध से। आओ बैठो क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फयाजी से। जैसे होता नहीं कि हमें समय वक्त कभी मिलता नहीं अपने लिए, तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं ये जो क्षण हमको मिला है, ये किसी नगर सेठों की फयाजी से हमको नहीं मिला, ये जो मिला है ये अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा मिला है, कि हम अपनी जिंदगी स्वयं जी ले। कहते हैं कि आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आंखों की, अंतर मन की, और हमारी सांझी की अनगिनत स्मृतियों की तुम्हें निहारूं। झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। अब यहाँ पे प्रकृति कह रहा है कि इस तरीके से हम एकांत में बैठे हैं और अपनी प्रेयसी से कह रहा है कि क्षण भर तुम्हें निहारूं, या मतलब एक तरीके से इसमें आप ये भी मैं शैली में कह सकते हैं ना कि प्रकृति में अपने आप को एकांत में पाके जो अज्ञे जी है, जो लेखक है, वो स्वयं को कह रहे हैं कि स्वयं में झांको। क्यों ना आप अपने अंतर मन को झांको, अपनी एक एक रेखा को पहचानो, अपने अंतर मन की आंखों को देखो, और अपनी स्मृतियों में उन चीजों को झांकने से याद करो। और अगर उतने प्रेम से आप इन चीजों को कर रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति, यानी अगर हम निरख रहे हैं, चीजों को प्रकट कर रहे हैं, तो ये हमारी जो वासना है उसकी ये विकृति है। धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाती है, केवल नेत्र जगे उतने ही धीरे, हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे लिपट झाड़ियों के पैरों में, और झाड़ियां भी गुल जावे क्षितिज रेखा के मसृण ध्वांत में, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का, सीमाहीन खुलेपन का ही। चलो उठे अब तक हम थे बंधु सैर को आए, देखे हैं क्या कभी घास पर लोटपोट होते, सत भैया शोर मचाते, और रह बैठे तो लोग कहेंगे धुधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब एक तरीके से इन एकालाप से थोड़ा सा जब मन शांत हो जाता है, तो हम फिर ध्यान देते हैं चारों तरफ, तो हमें ये लगता है कि हम शांत यहाँ पे एक दूसरे के साथ बैठे, तो कहीं हम पे कोई उंगली ना कर दे। तो कहते हैं कि अब उनको एहसास हो रहा है कि हम सामाजिक जीवन में रहते हैं, समाज के एक अंग है, और कहीं हम पे ये कोई जो है लांछन ना लगा दे कि ये जो बैठे हैं दुबक के धुंधले में, ये दुबके प्रेमी बैठे हैं, वह हम भी
वो कहते हैं कि वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा है और वह नहीं बोली। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की किंतु नहीं है करुणा। यहाँ पे देखिए शहरी जीवन के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर उनकी बातों में जो चिकनाई है वो साबुन जैसा, लेकिन करुणा नहीं है उसमें। यानी जो भी है उनमें कृत्रिमता है, आर्टिफिशियल है, बनावटी है। वो जो नेचुरल चीजें होती है वो नहीं है। और वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है, हमको तो यहाँ पे हरी घास ने निमंत्रित किया है, उसी के कहने पे हम आए हैं और सदा उसे ही रौदा है और वो उसने ही हमें बुलाया है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। जैसे कभी कभी नहीं होता है कि लोगों को हम ये कहते हैं कि लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे, हमें जो करना है करना है। तो बिल्कुल आगे जी उसी तेवर में इस चीज को कहते हैं कि हमने अपने आप को अपने से कुछ समय के लिए एकांत में बातें की, अपने अनुसार जिंदगी जिया, तो किसी को क्या कहना है क्या नहीं कहना वो जाने। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत ही, आप कह सकते हैं कि जो प्रकृति के करीब रह के चीजों को समझना या अपने आप को जीवन में कभी कभी समय देना, हरी घास पर क्षण भर के माध्यम से, कि कैसे प्रकृति आपको निमंत्रित करती है, आप जाइए, अपने आप को पहचानिए, कभी कभी स्वयं अपने से प्रेम करिए। तो इस तरीके से हमें जो है इस कविता से बहुत अच्छी सीख मिलती है कि जीवन में अपने लिए भी समय निकालना चाहिए इंसान को, और प्रकृति के करीब जाना चाहिए, ना कि पूरी ही बनावटी दुनिया में जीना चाहिए। तो आज के लिए इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी हमने जो है लगभग जो अज्ञे जी की जितनी भी रचनाएं है वो करा दी है ना। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम लिंक पिन कर देंगे, बराबर अपडेट वहीं से लेते रहिए। धन्यवाद।